हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो हमारी ज्योग्राफी है उसके बारे में। अब क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है उसकी बुक 1 है। बुक 1 में आपको पता है हम जो पूरा का पूरा विश्व होता है उसके भौतिक भूगोल के बारे में बात करते हैं। और जो हमारी बुक 2 है उसके अंदर हम बात करते हैं भारत का जो भौतिक भूगोल होता है उसके बारे में। ठीक है। तो जो हमारी बुक 1 है उसी का 2nd चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में आपने समझा था कि किस तरीके से भूगोल था, यानी कि एक ज्योग्राफी है उसका एक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन शुरू हुआ, उसकी स्टडी स्टार्ट हुई। भूगोल का विभाजन किस प्रकार से हो रखा है उसके बारे में आपने समझा। और इसी सीरीज में हम बात करेंगे 2nd चैप्टर की जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसको अगर हम बात करें तो हम एक स्टोरी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करें, क्लास 11th ESP। यहाँ पर आपको जितने भी PDF नोट्स हैं वो सारे के सारे फ्री में मिल जाएंगे। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसको टेलीग्राम पर सर्च करके वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके टॉपिक्स के बारे में तो इसको जस्ट हम एक स्टोरी की तरह पढ़ने वाले हैं। स्टोरी की तरीके से कैसे पढ़ेंगे इसको, सबसे पहले हम समझेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ जो सिद्धांत होते हैं उसको। अब सिद्धांत को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अतीत में। अतीत में कुछ जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने अपने जो पक्ष थे, अपनी बातें थी, अपने विचार थे, उनको रखा था। ठीक है। तो जब मनुष्यों ने पृथ्वी की उत्पत्ति में अपनी रुचि दिखाई थी, उन लोगों ने अपने विचारों को रखा था और अपने सिद्धांत को दिया था, उनको आरंभिक सिद्धांत बोला जाता था। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत जिसमें लोगों ने रुचि दिखाई थी उनकी बातों को आरंभिक सिद्धांत के अंदर रखा जाता है। ठीक है। जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया था। आधुनिक जो सिद्धांत आया था वो प्रारंभिक सिद्धांत की मदद से ही अपनी जो टेक्नोलॉजी थी, तकनीकी थी, उसका उपयोग करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसके अंदर हम बिग बैंग थ्योरी को पढ़ते हैं। जो आज के टाइम पे जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो यही कहता है कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति एक विस्फोट से हुई है, एक महाविस्फोट से हुई है। उसी के साथ में पृथ्वी और जो अन्य ग्रह थे उसका निर्माण हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि जो तारा है, जैसे सूर्य है, उसका निर्माण किस प्रकार से हो रखा है, अन्य जो तारे होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से हो रखा है। अब तारों के निर्माण के बाद हम बात करेंगे जो ग्रह होते हैं उनका निर्माण किस प्रकार से हो रखा है, यानी कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन किस तरीके से हो रखा है। अब ग्रहों के बाद में हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में, क्योंकि पृथ्वी भी एक ग्रह है। ठीक है। तो पृथ्वी का विकास किस प्रकार हुआ था उसके साथ में हम जानेंगे। पृथ्वी के विकास में 3 जो हमारे मेन पक्ष होते हैं उनको समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी पर जो स्थलमंडल है उसका वो किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ, उसका निर्माण हुआ है। ठीक है। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ था, उसका विकास हुआ था, उस टाइम पर जो पृथ्वी थी एक धधकती हुई लावे से चारों तरफ लावा ही लावा था। पूरा का पूरा वीरान ग्रह था, गर्म ग्रह था, जिसका तापमान बहुत ज़्यादा था। ठीक है। किस तरीके से यहाँ पर स्थल मंडल का विकास हुआ, पृथ्वी पर जो पदार्थ पाए जाते हैं, विभेदन की प्रक्रिया होती है जिसमें जो उच्च घनत्व वाले जो पदार्थ थे वो पृथ्वी के नीचे चले जाते हैं और जो हल्के घनत्व वाले पदार्थ थे वो पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो स्थलमंडल का जो ठोस रूप, कठोर रूप हमें देखने को मिलता है, वो किस तरीके से उसका निर्माण हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में जानेंगे जो वायुमंडल है, जलमंडल है, उसका निर्माण किस तरीके से हुआ। जब विभेदन की प्रक्रिया चल रही थी तो अंदर से कुछ जल वाष्प, कुछ गैसें निकल कर आई। ठीक है। तो उसकी वजह से जो वायुमंडल था उसका निर्माण हुआ और जो जल वाष्प थे वो संघनित होकर बादल का रूप लेते हैं और जो हमारी पृथ्वी है उस पर वर्षा करते हैं। इसी से जलमंडल का विकास होता है। और अंत में हम समझेंगे कि जो जीवन है, यानी कि जो लाइफ है, उसकी उत्पत्ति पूरे हमारी पृथ्वी पर किस प्रकार से होती है। जब ये सारी की सारी कंडीशन, मेन जो कंडीशन है वो है स्थलमंडल का, वायुमंडल और जलमंडल, ये जब तीनों कंडीशन मानव के लिए, जीवन के लिए अनुकूल हुई थी, तभी जाकर जो जीवन था उसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अब हमें अगर पृथ्वी की उत्पत्ति को समझना है तो सबसे पहले हमें कुछ जो थ्योरीज होती हैं उनको समझना पड़ेगा। थ्योरीज बोले तो सिद्धांत। ठीक है। सिद्धांत क्या होते हैं कि कुछ लोग आए, उन्होंने अपने विचार दिए थे। ठीक है। उससे संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, उन्हीं को पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत कहा जाता है। अब शुरू शुरू में जिन लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, अपने विचारों को रखा था, ठीक है, तो उनको आरंभिक सिद्धांत के अंदर डाला जाता है। और जिन लोगों ने आज के टाइम में आरंभिक सिद्धांत में कुछ परिवर्तन करके, जो टेक्नोलॉजी थी, तकनीकी थी, उसका उपयोग करके उसमें संशोधन किया, उसमें परिवर्तन किए, उसमें कुछ चेंजेस किए, उनको आधुनिक सिद्धांत के अंदर रखा जाता है। अब आरंभिक सिद्धांत के अंदर
जो काम होता है सारा का सारा वो परिकल्पना पर आधारित होता है, यानी कि हाइपोथेसिस पर आधारित होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें पता है जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, उसका उसकी जो नॉलेज होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है, 0% ऑफ नॉलेज होती है हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी की। तो इसीलिए ये सारी की सारी जो सिद्धांत होते हैं, आरंभिक सिद्धांत होते हैं, वो हमारी जो परिकल्पनाएं होती हैं, हमारी जो कल्पनाएं होती हैं उस पर आधारित होते हैं। लेकिन अगर हम आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो ये जो होते हैं टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। यहाँ पर हम कुछ जो टेस्ट होते हैं उनको करते हैं, सर्वेज होते हैं उनको करते हैं, ठीक है, तो पूरा प्रेक्षण करके हम आधुनिक सिद्धांत को बनाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आधुनिक सिद्धांत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर इनका जो जन्म है, इनकी उत्पत्ति है, वो स्वतः ही होगी, अपने आप होगी है। तो जो आरंभिक सिद्धांत थे उन्होंने आधुनिक सिद्धांत की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। अगर लोगों ने स्टार्टिंग में इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया होता, ठीक है, तो ये जो जितनी भी थ्योरीज थी वो नहीं आती। अगर थ्योरीज नहीं आती, लोग उसमें कुछ संशोधन करके हम जहाँ पर आज खड़े हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो इसलिए आरंभिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत है दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक हम ओवरव्यू देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हमें पता है दो सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला आता है आरंभिक सिद्धांत, ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आरंभिक सिद्धांत, दूसरा होता है आधुनिक सिद्धांत, ठीक है, यानी कि मॉडर्न थ्योरीज। अब आरंभिक सिद्धांत के अंदर सबसे पहला काम किया था वो इमैनुअल कांट ने किया था, जो जर्मनी के एक दार्शनिक थे, यानी कि एक फिलोसोफर थे। तो इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ बातें बताई थी, ठीक है। तो इनकी जो बात थी, इनके जो सिद्धांत था उसको गैसीय परिकल्पना कहा गया है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे गैसीय परिकल्पना क्या है। फिर उसके बाद में इसमें एक गणितज्ञ आते हैं लाप्लास, इन्होंने इसमें कुछ संशोधन किया, ठीक है, और संशोधन करके कुछ चीजें थी उसमें परिवर्तन करके बताया कि इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अब इनकी जो परिकल्पना थी उसको निहारिका परिकल्पना कहा जाता है। नेबुला जो हाइपोथेसिस थी उसके नाम दिया जाता है। उसके बाद में ऑटो शिमेट आते हैं और कॉल वाइजस्कर आते हैं, ठीक है। तो ये निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है। सबसे पहले इमैनुअल कांट आते हैं, जो अपनी जितनी बातें थी, जितना अपना जो सिद्धांत था उसको गैसीय परिकल्पना का नाम देते हैं। उसके बाद एक गणितज्ञ आते हैं लाप्लास, वो उसमें कुछ संशोधन करके एक उसका नया नाम रख देते हैं जिसको निहारिका परिकल्पना कहा जाता है। उसके बाद में जो निहारिका परिकल्पना आई थी उसमें कॉल वाइजस्कर और जो ऑटो शिमेट थे वो संशोधन करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत के बारे में, तो इसमें एक जो सर्वमान्य सिद्धांत है जिसको बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है, बिग बैंग की थ्योरी कहा जाता है, जिसके अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड है उसका निर्माण हुआ था और उसी के साथ में जो अन्य ग्रह थे, सूर्य था, उसका भी निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहा जाता है। और बिग बैंग थ्योरी के बारे में एक चीज और कही जाती है कि इसके अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड है वो विस्तरित हो रहा है, यानी कि उसका विस्तार लगातार होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बात करते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम आरंभिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जो सबसे पहला सिद्धांत दिया था वो इमैनुअल कांट ने दिया था। ये एक जर्मनी के दार्शनिक थे और इनका जो सिद्धांत था उनको उसको गैसीय परिकल्पना के नाम से जाना जाता था। अब गैसीय परिकल्पना का मतलब क्या होता है, इसके अनुसार ये कहते हैं कि जो कुछ हमारा ब्रह्मांड था उसमें पहले कुछ नहीं था, सिर्फ गैस थी कुछ और कुछ धूल कण थे। तो इसी से एक हमारा बादल था, ठीक है, उसका निर्माण हुआ था। अब ये जो बादल था वो गैसों से बना था, धूल कणों से बना था, ठीक है, वो ठोस में था, यानी कि वो काफी ज्यादा सॉलिड था। अब सारी चीजें एक साथ इकट्ठी थी क्योंकि उनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो लग रहा था, इसलिए जो सारी की सारी धूल कण थे, गैस थे, वो आपस में एकजुट थे, इकट्ठे हो रखे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या था, ये टकराने लगे, इनके अंदर घर्षण पैदा हुआ, यानी कि फ्रिक्शन पैदा हुआ, और इनके अंदर जो टेम्परेचर था वो बढ़ने लगा। अब टेम्परेचर बढ़ने लगा तो जो बादल था वो गर्म होने लगा, और गर्म चीजें जो होती हैं वो फैलने लगती हैं, ठीक है, यानी कि वो एक जगह से अपना जो विस्तार होता है उसको बढ़ाने लगते हैं गर्म चीजें। तो अब जो ठोस था, यानी कि जो सबसे पहले बादल जो ठोस था वो गैस में बदलने लगा क्योंकि वो फैलने लगा। तो अब जैसे गैस बना वो फिर घूमने लगा, घूमने के बाद में जो बादल था वो टूट गया और उससे अन्य जो ग्रह थे वो बने। अब ये जो पूरा का पूरा बादल था, ठोस था, वो फिर गैस बना, तो इनके बीच का जो केंद्र था जिसको नेबुला कहा जाता है, ठीक है, तो उसके बीच का जो हिस्सा था वो सूर्य बना था, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे। तो इस चीज को यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले। हम्म, देखो,
इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड था, उसमें कुछ नहीं था सबसे पहले, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ गैसें थी, ठीक है, और धूल कण थे। अब ये जो धूल कण थे, गैस थे, वो आपस में इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद इसमें क्या हुआ, जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो लगने लगा, जिसकी वजह से ये आपस में टकराने लगे, घर्षण होने लगा, इसमें तापमान जो था वो बढ़ने लगा। अब जो पहले ठोस में था ये बादल, ठीक है, जिसको नेबुला कहा जाता है, तो उसके वो ठोस में था तो गर्म होकर वो क्या हुआ, गैस में बदलने लगा। अब गैस में बदलने लगा तो वो अंतरिक्ष में जो था वो गोल गोल घूमने लगा। अब घूमने के बाद में क्या हुआ, ये बादल जो था वो टूट गया, ठीक है, टूट टूट के इसके अलग अलग जो हिस्से थे वो बने, ठीक है, तो वो अलग अलग घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, और वहां से ग्रह का निर्माण हो गया था। और इनके बीच का जो ठोस हिस्सा था वो बादल, बादल का जो बीच वाला हिस्सा था उसको सूर्य कहा जाता है, वो सूर्य बन गया था, ठीक है। तो ये इनकी गैसीय परिकल्पना पर आधारित थी इनकी कुछ बातें। उसके बाद में 1796 में एक गणितज्ञ आते हैं लाप्लास, और इमैनुअल कांट की ये जो परिकल्पना थी, ये जो सिद्धांत था, इसमें कुछ संशोधन करते हैं, ठीक है, और ये संशोधन करने के बाद उसको प्रस्तुत करते हैं, जिसको निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, नेब्यूलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। अब इनकी जो निहारिका परिकल्पना थी उसके बारे में समझते हैं। नेब्यूलर हाइपोथेसिस थी वो क्या थी, तो इसके अनुसार ग्रह का निर्माण है वो धीमी गति से कुछ घूमते हुए पदार्थ के बादल थे उनसे हुआ था। ये पदार्थ के बादल वही थे, गैस थी इसमें कुछ, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और जो धूल कण थे वो आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके बादल से हुआ था। ये भी वही सेम चीज कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका प्रोसेस चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इसके बादल से हुआ था। इसमें सबसे पहले क्या था, अंतरिक्ष में जो एक बड़ा बादल था उसका निर्माण होता है। लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले अंतरिक्ष में जो गैसें थी, ठीक है, और धूल थी, उनका एक विशाल बादल तैर रहा था। इस बादल को नेबुला कहा जाता है, जैसा कि जो इमैनुअल कांट थे वो भी कहते हैं कि धूल कणों और गैसों का एक विशाल बादल था, ठीक है, जिसको नेबुला कहा जाता था। उसके बाद में क्या हुआ, ये जो बादल था उसका पतन शुरू हो गया, यानी कि उसका विनाश शुरू हो गया था। तो गुरुत्वाकर्षण के बादल के कारण यह जो बादल था अंदर की ओर ढहने लगा था, यानी कि अंदर की ओर सिकुड़ने लगा था, ठीक है, तो इसे एक साथ खींचा जा रहा था, यानी कि अंदर की तरफ ये जाने लगा था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो था वो जितने भी धूल कण थे, गैस थे, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे, तो ये अंदर की तरफ ढहने लगा था, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई इसे अंदर की तरफ खींच रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, ये घूमने लगा और चपटा होने लगा। तो जैसे जैसे बादल ढहता गया, यानी कि अंदर की तरफ चला गया, ये तेजी से घूमने लगा और एक डिस्क के आकार में चपटा हो गया, यानी कि एक जैसी प्लेट टाइप की होती है उसी के आकार में ये चपटा हो गया था। तो इस तरीके से ये चपटा हुआ और ये घूमने लगा था। उसके बाद में क्या हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ। तो जो ढहता हुआ जो बादल था उससे अधिकांश जो सामग्री थी डिस्क के केंद्र में एकत्रित हो गई, और वो क्या हुआ, वो एक ठोस के रूप में चला गया। तो केंद्र में जो गर्म और घना हो गया था, जिसकी वजह से जो, ठीक है, जो डिस्क थी वो गर्म होगी और घनी होगी, तो वहां से हमारा जो सूर्य था वो बना था। तो इस तरीके से ये बात करते हैं सूर्य के निर्माण के बारे में। अब यहीं से क्या हुआ कि ग्रहों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्क में जो बची हुई गैसें और धूलकण थे वो एक साथ चिपक कर गुच्छे बनाने लगे, यानी कि अलग अलग जो गुच्छे थे वो बनने लगे, यानी कि एक डिस्क था, इसके बीच में जो सूर्य था वो बनने लगा। तो ये जो केंद्र था वो सूर्य बनने लगा, उसी के साथ में जो बचे हुए जो कण थे, गैसें थी, वो एक साथ इकट्ठी होने लगी, और यहाँ से क्या हुआ, जो ग्रह थे अन्य, उनका निर्माण हो गया था। ये गुच्छे जो थे बड़े होते गए, और अंततः हमारा जो सौर मंडल है उसमें ग्रह, चंद्रमा और जो अन्य वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं ब्रह्मांड में, वो बनती चलेंगी। तो इसकी वजह से ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। तो ये बात की थी लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना के अंदर। इसके बाद में इसमें भी कुछ संशोधन संशोधन होता है, इसमें रिफॉर्म्स होते हैं जो रूस के ऑटो शिमिड और जर्मनी की कॉल वाइजास्कर करते हैं, ठीक है। तो इसमें निहारिका परिकल्पना थी, नेबुलर हाइपोथेसिस थी, उसमें कुछ संशोधन करते हैं, और ये बात करते हैं कि जो सूर्य था वो हमारा एक और सौर्य निहारिका था उससे घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण थे उनसे बना था। यानी कि बात करते हैं किसकी, सूर्य जो था एक सौर्य निहारिका से घिरा हुआ था, ठीक है। जो सौर्य निहारिका थी वो किससे बनी थी, हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकणों से निर्मित थी वो। अब इन कणों के घर्षण व टकराने से क्या होता है, एक जो चपटी तस्करी होती है उसके आकार आकृति का एक बादल का निर्माण होता है इस तरीके से, यानी कि एक प्लेट टाइप का बादल था उसका निर्माण होता है, और उसके द्वारा जो ग्रह थे उनका निर्माण होता है। और ग्रह का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, अभिवृद्धि प्रक्रम के द्वारा, एक्सेलरेशन प्रोसेस के द्वारा जो ग्रहों का निर्माण था वो होता है। तो बेसिकली सभी लोग एक ही बात कहते हैं कि धूल कण थे, हाइड्रोजन थी, हीलियम थी, कुछ गैसें थी, वो जब आपस में एक साथ आई, गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से वो एक दूसरे को खींचने लगी, उनके अंदर घर्षण पैदा हुआ, तापमान बढ़ने लगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसमें एक विस्फोट
हम कह सकते हैं एक विस्फोट टाइप का होता है, और वहां से बादल था वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, और उसके जो केंद्र का हिस्सा था वो सूर्य बनता है, और उसी के आसपास में जो अन्य धूल कण थे वो आपस में एक साथ आते हैं और गुच्छा बनाकर घूमने लगते हैं, तो वहां से जो अन्य ग्रह थे उनका भी निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्ल वाइजर्सकर कहते हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया था। यानी कि जितने भी वैज्ञानिक थे, अब उनकी जो शोध का केंद्र था वो पृथ्वी नहीं था, उनके जो शोध का केंद्र था वो था ब्रह्मांड। हमें ये समझ, जो वैज्ञानिक थे वो ये कहते थे हमें ये समझना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, ना कि हमें सिर्फ पृथ्वी या फिर जितने भी ग्रह थे उन पर फोकस करना है। अब जो आधुनिक सिद्धांत है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आधुनिक सिद्धांत के अंदर सबसे पहले इसमें हमें बिग बैंग जो थ्योरी होती है, बिग बैंग सिद्धांत होता है, वो देखने को मिलता है। अब बिग बैंग थ्योरीज के अंदर क्या कहा जाता है, इसमें भी यही चीजें कही जाती है कि एक बादल था, ठीक है, जो किसका बना था, जो धूल कण थी, गैसें थी, उनसे बना था। इसके अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से घर्षण पैदा होता है, तापमान बढ़ने लगता है, और इसके अंदर क्या होता है, विस्फोट होने लगता है। अब ये जो विस्फोट होता है उसकी वजह से जो पदार्थ थे वो अलग अलग फैल जाते हैं, और यहीं से क्या होता है, अलग अलग जो चीजें होती हैं, पदार्थ होते हैं, ग्रह होते हैं, उनका निर्माण होता है, और यहीं से जो हमारा ब्रह्मांड था उसका विस्तार होता है। ये कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी के अंदर। तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सामान्य सिद्धांत जो है वो बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है। यानी कि एक ऐसा सिद्धांत जो सभी को मान्य होता है, जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं, वो सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, वो है बिग बैंग थ्योरी। और आज के टाइम पे ब्रह्मांड में जो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थ्योरी आती है वो यही आती है, अगर हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना है। तो इसे एक विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको एडविन हब्बल ने इसके बारे में बताया था 1920 के अंदर। ठीक है, तो एडविन हब्बल ने 1920 में इसके प्रमाण दिए थे, और ये कहा था उन्होंने कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ में जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से अलग होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं। अब इसके बारे में जैसे आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि एक आप गुब्बारा लो, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि वहां पर आप कुछ जो बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनका निर्माण करो। जब आप उसको फुलाओगे तो जो पॉइंट्स आपने बनाए थे, डॉट आपने लगाए थे, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो यही एडविन हब्बल के द्वारा कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है वो हमारा उसका विस्तार हो रहा है, और जितनी भी आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है, परंतु प्रेक्षण जो है आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते हैं। यानी कि जो टेस्ट होते हैं, जब हम टेस्ट करते हैं इस चीज का कि आकाशगंगाएं क्या एक्चुअली में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, तो वो इसको सिद्ध नहीं करते हैं। तो जो गुब्बारे का उदाहरण है वो आंशिक रूप से ही मान्य होता है। यानी कि ये जो गुब्बारे का जो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है वो 50% सही हो सकता है और 50% गलत हो सकता है। ठीक है, तो आंशिक रूप से ही हम इसको सही मान सकते हैं, पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते हैं। इसके बाद में ब्रह्मांड का जो विस्तार होता है उसका मतलब क्या होता है कि आकाशगंगाओं के बीच की जो दूरी है उसमें विस्तार होता है, वो दूरी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो हॉयल एक वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना, ठीक है, उसके नाम से प्रस्तुत किया था। यानी कि इन्होंने एक संकल्पना दी थी जिसको स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसके अंदर ये कहते हैं कि जो ब्रह्मांड था वो एक टाइम पर एक ही जैसा था। यानी कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पर जो ब्रह्मांड था वो हर जगह एक जैसा था। तो हमें जो अलग अलग जो विस्तार संबंधी जितने भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, तो वो ये दिखाते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वैज्ञानिक समुदाय है, जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो ब्रह्मांड से के विस्तार से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसको मानते हैं, क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मांड जो था किसी टाइम पर एक जैसा था हर जगह। लेकिन अगर हम आज के टाइम पर देखते हैं, जैसे ब्लैक होल जो थ्योरीज हैं वो भी ये बताती हैं, ठीक है, उसके अनुसार भी ये बताया जाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो फैलता जा रहा है, उसका विस्तार होता जा रहा है। ठीक है, तो अब जितने भी वैज्ञानिक हैं वो ये चीज मानते हैं। और कब से मानना उन्होंने स्टार्ट किया था, जब हॉयल ने स्थिर अवस्था संकल्पना के बारे में बताया था। ठीक है, तो आप इस चीज को इतना ही समझिए। अब बिग बैंग जो सिद्धांत है उसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार है वो तीन अवस्थाओं में होता है, अवस्था एक, अवस्था दो, अवस्था तीन। ठीक है, तो इसके अंदर हम समझते हैं सबसे पहले अवस्था एक के अंदर। तो ये कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी के अंदर कि 13.7 अरब साल पहले जो ब्रह्मांड था वो एक बेहद छोटे और अत्यधिक गर्म बिंदु पर था। यानी कि जो ब्रह्मांड था वो काफी ज्यादा गर्म था और बहुत छोटा था, जिसे एक सिंगुलैरिटी कहा जाता था। यानी कि जिसका नाम क्या था, एक सिंगुलैरिटी होता था। इसमें क्या था, जितने भी सभी पदार्थ थे एक साथ संकुचित थे, और तापमान और इनका जो घनत्व था काफी ज्यादा था।
इसमें भी वही बात कही जाती है कि जितने भी पदार्थ थे वो एक साथ थे, ठीक है, घर्षण पैदा करते थे, संकुचित होते थे और उनका जो तापमान होता था वो काफी ज्यादा बढ़ जाता था। ये थी हमारी स्टेज वन, यानी कि जो अवस्था एक थी वो इसके अंदर ये बातें कही जाती हैं। इसके बाद में अवस्था टू आती है, यानी कि जो स्टेज है वो दूसरी आती है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, विस्फोट होता है कि जितने भी धूलकण थे, पदार्थ थे, गैसें थी, वो सब एक साथ संकुचित होती हैं, तापमान बढ़ता है, उनके अंदर घर्षण होता है, तो वो चीजें एक साथ आ जाती हैं और कोई भी चीज एक लिमिट तक ही एक दूसरे में समा सकती हैं। अगर उससे ज्यादा उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वो फूट जाएंगे। तो यहीं पर जो हमारा ब्रह्मांड था उसके अंदर भी यही होता है कि जो पदार्थ थे, धूलकण थे, गैसें थी, वो सभी आपस में एक दूसरे से संकुचित होती गई और एक लिमिट के बाद में वो उनके अंदर विस्फोट हमें देखने को मिलता है। तो यह विस्फोट ब्रह्मांड को तेजी से फैलाने लगा, ठीक है, यानी कि जब ये विस्फोट होता है तो यहाँ से ब्रह्मांड जो था काफी ज्यादा स्पीड से फैलने लगा था। विस्फोट के तुरंत बाद ब्रह्मांड का विस्तार बहुत तेज गति से होता है, यानी कि जैसे ही विस्फोट हुआ उसी के विद इन अ सेकेंड जो ब्रह्मांड था उसका विस्तार काफी स्पीड से होने लगता था। इस प्रक्रिया में क्या था, कुछ जो पदार्थ थे वो, जो ऊर्जा थी, ऊर्जा किसका रूप ले रहे थे, वो पदार्थ का रूप ले रहे थे, यानी कि ऊर्जा ने पदार्थ के रूप में बदलना शुरू कर दिया था। विस्फोट से कुछ विस्फोट के पहले के कुछ सेकंड थे, उसी में ब्रह्मांड का आकार जो था वो काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगा था, काफी ज्यादा तेजी से वो बढ़ने लगा था। लेकिन बाद में क्या था, जो विस्तार की गति थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, यानी कि जब विस्फोट हुआ था उसी के साथ में विद इन अ सेकेंड, कुछ सेकंड के अंदर में जो ब्रह्मांड था काफी ज्यादा फैल गया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, तो वहां पर विस्तार की जो गति थी वो धीमी हो गई थी। इसी दौरान ब्रह्मांड में जो पहला परमाणु था उसका निर्माण हुआ था, पहला जो परमाणु था वो बनने लगा था। उसके बाद में अवस्था तीन आती है, इसके अंदर तापमान और जो पदार्थ था उसका निर्माण शुरू हो जाता है बिग बैंग के 3 लाख वर्षों बाद, यानी कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, जब विस्फोट हुआ था, उसके बाद से 3 लाख वर्षों के बाद जो ब्रह्मांड था उसका तापमान इतना गिर गया था कि जो परमाणु था उसका निर्माण होने लगा था, यानी कि अलग अलग जो परमाणु थे, पदार्थ थे, वो बनने लगे थे। इसी टाइम पर हमारा जो यूनिवर्स था वो पारदर्शी हो गया था, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो गया था। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज कोई एक ऐसी वस्तु जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो अगर हम उसके आर पार देख पा रहे हैं, ठीक है, तो वहां से क्या होता है कि जो लाइट वगैरह होती है वो आसानी से जा सकती है। तो पारदर्शी हो गया था हमारा ब्रह्मांड, तो इससे क्या होता था कि जो लाइट थी, जो प्रकाश था, वो आसानी से ब्रह्मांड में यात्रा कर सकता था, यानी कि ब्रह्मांड था वो ट्रांसपेरेंस हो गया था, ट्रांसपेरेंस हो गया था। तो जो लाइट थी वो एक जगह से दूसरी जगह अब ट्रेवल कर सकती थी, यात्रा कर सकती थी। अब यहाँ पर बात की जाती है तारों के निर्माण की, तारों का जो निर्माण था, स्टार से उनका निर्माण किस तरीके से होता है। ब्रह्मांड की शुरुआत में ऊर्जा और पदार्थ समान रूप से वितरित नहीं थे, ठीक है, यानी कि जितने भी हमें एनर्जी देखने को मिलती है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो एक जगह सेम रूप से वितरित नहीं थे। विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थ की घनता की घनता जी थी अलग अलग थी, यानी कि उनका जो वितरण था वो अलग अलग था, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम। घनत्व में इन भिन्नताओं के कारण गुरुत्वाकर्षण बल भी अलग हो गया था, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल था, ग्रेविटेशनल जो फोर्स था वो कहीं पर ज्यादा लग रहा था, कहीं पर कम लग रहा था। अब जहां पर कम लग रहा था वहां पर जो वस्तुएं थी वो एक दूसरे से, हम कह सकते हैं, आपस में मिल नहीं पाई थी। जहां पर ज्यादा लग रहा था वहां पर पदार्थ थे वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे, केंद्रित होने लगे थे। तो ये चीज कही जाती है तारों के निर्माण के बारे में। इसके बाद में यह पदार्थ का एकत्रण आकाशगंगा, जिसमें ग्रह, सितारे और जो अन्य वस्तु आती हैं वो शामिल आती हैं आकाशगंगा के अंदर, तो उसके निर्माण का आधार बना था। एक आकाशगंगा का आकार जो है वो 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष तक हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको क्या मतलब समझना है, तारों के निर्माण की जो प्रक्रिया हुई थी इसमें इसमें सबसे पहले आपको ऊर्जा और जो पदार्थ थे वो एक समान रूप से वितरित नहीं थे, क्योंकि जो पदार्थ की घनता थी वो अलग अलग थी, असमान रूप से वितरित थे। इसी के साथ में जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो भी अलग अलग जगह अपनी शक्ति दिखाता था, अपने उस पर लगता था, ठीक है। इसी के साथ में क्या होता है, जहां पर कम लग रहा है वहां पर जितने भी पदार्थ हैं वो एक दूसरे से इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा है वहां पर जितने भी पदार्थ हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो जहां पर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर आकाशगंगाओं का निर्माण होता है, और जहां पर ये एक दूसरे से फैल जाते हैं वहां पर आकाशगंगा का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ इतना समझना है। उसके बाद में आकाशगंगाओं के भीतर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से बने एक विशाल बादल होते हैं, ठीक है, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। यानी कि आकाशगंगाओं के भीतर हाइड्रोजन का एक गैस का बादल होता है, ठीक है, जिसको नेबुला कहा जाता है। निहारिका में गैस के झुंड होते हैं, यानी कि अलग अलग जो गैसें होती हैं वो आपस में एक साथ मिलकर एक ग्रुप बना देती हैं, और ये जो गैसीय झुंड होते हैं वो समय के साथ में काफी ज्यादा ठोस होते रहते हैं, घने होते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो घर्षण था वो बढ़ने लगता है और जो तापमान था वो भी उनका बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ठोस पिंडों में ये
इनका निर्माण होता है और जिससे ये सिकुड़ते रहते हैं, गर्म होते रहते हैं और यहीं से तारों का निर्माण होता है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है स्टार्स के निर्माण का, वो लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था। यानी कि जितने भी स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं वो 5 से 6 अरब वर्षों पहले उनका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये तारों के निर्माण के बारे में कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्रहों के निर्माण के बारे में। सेम जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी सेम है, ठीक है, लेकिन कुछ जो व्यक्ति आते हैं वो अपने विचारों को रखते हैं, जो पहले बातें चल रही आ रही थी उसमें संशोधन करके अपनी जो कुछ बातें होती हैं दो चार उनको रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारी सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो ग्रहों का निर्माण था वो भी 3 अवस्थाओं के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब इसमें जो पहली अवस्था थी उसमें क्या होता है कि एक विशाल गैसीय और धूल भरा जो बादल है, ठीक है, इसको निहारिका कहा जाता है, वो हमें देखने को मिलता है। इस गैसीय बादल में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक केंद्रीय जो क्रोड था, ठीक है, वो गर्म और घना हो जाता है। ठीक है, वो बनता है यहाँ पर। इस क्रोड के चारों ओर जो गैस और धूल कण थी वो घूमती हुई रहती है और यहाँ पर एक जो डिस्क थी, यानी कि एक जो प्लेट टाइप की एक ऑब्जेक्ट होता है वो बनता है यहाँ पर इन सभी जो गैस और जो धूल के कण थे उनसे। अब यहीं पे जो स्टेज सेकंड थी वो स्टार्ट होती है। गैसीय डिस्क में छोटे छोटे गोलक बनना शुरू हो जाते हैं जिन्हें ग्रहाणु कहा जाता है। अब ये छोटे छोटे गोलक पदार्थों के संगठन से बनते हैं। ये छोटे गोलक आपस में टकराते हैं, चिपकते हैं। इस प्रक्रिया में अधिक बड़े पिंड जो होते हैं उनका निर्माण होता है। यानी कि जो गैसीय डिस्क थी उसमें छोटे छोटे गोलक होते हैं, ठीक है, उनका निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, इनको ग्रहाणु कहा जाता है। अभी अभी इन ग्रहाणुओं से क्या होता है, जब ये अलग अलग जो ग्रहाणु होते हैं, ज्यादा ग्रहाणु होते हैं, वो एक साथ मिलते हैं तो यहाँ से क्या होता है, बड़े जो पिंड होते हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, यह जो टकराव और चिपकने की प्रक्रिया होती है, इससे ग्रहाणुओं के निर्माण की दिशा होती है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब पदार्थ जो होते हैं आपस में टकराएंगे, चिपकेंगे, तो वहां से जो ग्रहाणु होते हैं उनका निर्माण होता है। अब यहाँ से जो अवस्था तीसरी है वो स्टार्ट हो जाती है जब कई छोटे ग्रहाणु आपस में मिलकर बड़े पिंड बनाने लगते हैं। तो ये जो पिंड होते हैं धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं और इन्हीं यही जो बड़े बड़े जो पिंड होते रहते हैं वो ग्रहों में परिवर्तित हो जाते हैं। उनका ग्रह के रूप में हमें विकास देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के उद्भव के बारे में, यानी कि पृथ्वी का विकास किस तरीके से होता है। हमने ग्रहों के बारे में समझ लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो जो पृथ्वी है शुरू में एक गर्म चट्टानी और वीरान ग्रह थी। पृथ्वी काफी ज्यादा गर्म थी, काफी ज्यादा हॉट थी। यहाँ पर हमें रेत देखने को नहीं मिलता था, सिर्फ चारों तरफ चट्टानी चट्टान थी और वीरान थी। ना यहाँ पर पेड़ थे, ना पौधे थे, ना पृथ्वी पर कोई जीवन था, क्योंकि यहाँ पर अभी जीवन स्टार्ट होने की जो संभावनाएं थी वो नहीं आई थी। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन हमें नहीं देखने को मिलती है जहां पर जीवन स्टार्ट हो सके, क्योंकि यहाँ पर ना पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ना ही यहाँ पर पानी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक वीरान ग्रह है, काफी ज्यादा गर्म ग्रह है। इसका जो वायुमंडल था बहुत ज्यादा पतला था और हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। यानी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था यहाँ पर सिर्फ दो ही गैसें पाई जाती थी, जिसमें सबसे जो प्रमुख थी वो हाइड्रोजन थी और दूसरी थी हीलियम। ठीक है, तो जो हमें वायुमंडल पृथ्वी की स्टार्टिंग में देखने को मिलता काफी ज्यादा पतला था, काफी ज्यादा विरल था। समय के साथ में पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं और प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे इनका जो वायुमंडल है, ठीक है, और जो स्थलमंडल है, सतह है, उसका निर्माण होता है। उसके जो कंडीशन उस पहले थी वो हमें उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। आज की पृथ्वी में बहुत सारा पानी है, जीवन के लिए अनुकूल वातावरण है। यानी कि आज की जो पृथ्वी है वो काफी ज्यादा अलग है जब शुरुआत हुई थी पृथ्वी की। ठीक है, आज के टाइम पर हमें काफी ज्यादा पानी देखने को मिलता है, जीवन के लिए जो उपयुक्त दशाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन जब पृथ्वी का विकास हुआ था उस टाइम पर पृथ्वी पर पानी का कोई सोर्स नहीं था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं लावा था, ठीक है, काफी ज्यादा हम यहाँ पे मैग्मा कह सकते हैं वो था, ठीक है, और यहाँ पर चट्टानी चट्टान थी, कोई जीवन नहीं था यहाँ पर। तो ये बात कही जाती है पृथ्वी के बारे में। अब जो पृथ्वी है उसकी संरचना कैसी है, वो है परतदार। परतदार का क्या मतलब होता है, इसमें कई सारी जो परतें होती है वो शामिल होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ये पृथ्वी है एक टाइप की। इसके अगर हम अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो भूपरपट्टी होती है वो देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम इसके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो मेंटल होता है वो देखने को मिलता है, और इसी के और नीचे जाएंगे तो जो क्रोड होता है वो देखने को मिलता है। यानी कि अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम पृथ्वी के ऊपर और जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्षोभ मंडल देखने को मिलता है। ठीक है, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पर जो समताप मंडल है वो देखने को मिलता है। इसके ऊपर और जाएंगे तो यहाँ पर हमें जो मध्य मंडल है वो देखने को मिलता है। इसके और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें हम कह सकते हैं जो आयन मंडल है वो देखने को मिलता है। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें बाह्य मंडल देखने को मिलता है। यहाँ से क्या होता है, जो हमारा जो अंतरिक्ष है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है बाह्य मंडल से। ठीक है, तो हमें जो पृथ्वी है
जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर हमें अलग अलग जो संरचनाएं होती हैं, ठीक है, परतें होती हैं, वो हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो एक परतदार संरचना है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी हमें परतें देखने को मिलती है, अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमें इसके ऊपर भी परतें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्थल मंडल है उसका निर्माण किस तरीके से होता है, उसका विकास किस तरीके से होता है। तो आपको अभी हम पढ़ा के आए हैं कि जो ग्रहाणु होते हैं उनके इकट्ठा होने से ग्रह का निर्माण होता है। जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सहंत हो रहे थे, यानी कि जितने भी पदार्थ थे वो गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे, एक दूसरे से मिलते जा रहे थे, तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया था, उनकी जो प्रकृति थी उसको प्रभावित किया था, ठीक है, उनके अंदर घर्षण पैदा किया था, जिसकी वजह से अत्यधिक जो ऊष्मा थी वो उत्पन्न हुई थी। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी वो जारी रही और उत्पन्न ताप से जो पदार्थ था वो पिघलने लगा था, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के अंदर हमें जो अलग अलग जो पदार्थ देखने को मिलते हैं वो ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, वो पिघलने लगे थे। तो इसकी वजह से क्या होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और तुरंत ही के बाद ये सारी की सारी जो प्रक्रिया वो चलती है और इसी के रूप में जो पदार्थ थे वो पिघलने लगे थे, ठीक है। तो इसीलिए जो पृथ्वी थी वो आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई थी अपनी शुरुआती दौर में, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान था काफी ज्यादा अधिक था। अत्यधिक तापमान के कारण जो पृथ्वी थी उस टाइम पर हम कह सकते हैं द्रव अवस्था में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तापमान की जो अधिकता के कारण जो हल्के और जो भारी पदार्थ थे, ठीक है, उनके घनत्व में हमें अंतर देखने को मिलता है। तो तापमान की अधिकता थी, इसकी वजह से हल्के और जो भारी घनत्व के जितने भी पदार्थ थे वो अलग अलग होने शुरू हो गए थे। अब इसी अलगाव से भारी पदार्थ जिसमें लोहा ये सारे पदार्थ आते हैं वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए थे, क्योंकि इनका जो घनत्व था काफी ज्यादा था, ठीक है, ये काफी भारी पदार्थ थे। और जो हल्के पदार्थ थे, ठीक है, वो पृथ्वी की सतह पर ही रह गए या ऊपर की तरफ ये आने लगे थे, क्योंकि काफी ज्यादा हल्के थे, ठीक है, इनका जो घनत्व था काफी कम था, ठीक है। इसी ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी वो चलती रही थी और समय के साथ में ये जो पदार्थ थे वो अंदर गए थे, ऊपर आए थे, ये ठंडे होते रहे, ठोस होते गए, ठीक है, ये इसमें परिवर्तन इनका शुरू हो गया था। यानी कि ये पदार्थ जो थे, जो भारी पदार्थ थे वो लोहा जिसमें आता है वो अंदर चले गए थे, क्योंकि इनका जो घनत्व था काफी ज्यादा था, ठीक है, इनकी हाई डेंसिटी थी। इसके बाद में ये जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी की सतह पर आ गए या ऊपरी भाग की तरफ आ गए थे, क्योंकि इनके अंदर जो घनत्व था काफी ज्यादा इनका कम था, ठीक है। ये कुछ समय के बाद में जितने भी पदार्थ थे पिघलकर ये सब ऐसा पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ था और ये ठंडे हुए, ठोस का रूप इन्होंने धारण कर लिया था। अब आती है एक विभेदन की प्रक्रिया, यानी कि डिफरेंशिएशन की का प्रोसेस आता है। अब ये डिफरेंशिएशन विभेदन क्या होता है, तो मैंने आपको भी बताया था कि जो पृथ्वी थी, ठीक है, उसमें क्या होता है ग्रहाणु बने, ठीक है, ग्रहाणु से जो अलग अलग जो ग्रह थे वो बने थे। और यहाँ पर क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जितने भी पदार्थ थे वो आपस में एक दूसरे से आते हैं, यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और यहाँ पर जो पदार्थ था उसकी जो प्रकृति थी वो पूरी पूरी बदल जाती है। अब जो पदार्थ थे वो गर्म होने लगे, ठीक है, गर्म होने के बाद ये क्या हुआ, पिघलने लगे। पिघलने के बाद क्या होता है कि जिनका घनत्व ज्यादा था वो तो पृथ्वी के केंद्र में चले गए और जिनका घनत्व कम था वो ऊपर सतह पर आ गए। अब यहाँ से क्या होता है कि यही जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जो हल्के पदार्थ थे वो तो ऊपर चले गए और जो भारी पदार्थ थे वो नीचे आ गए। इसी की यही जो पूरा का पूरा प्रोसेस था, यही जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी उसको विभेदन की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि हल्के व भारी पदार्थ वाले भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक पृथक होने की ये जो प्रक्रिया थी इसी को विभेदन कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वायुमंडल और जलमंडल का विकास किस तरीके से होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचनाओं में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमें यहाँ पर प्रमुख देखने को मिलते हैं। अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये कम से कम लगा लो 98 99% तक पूरा का पूरा जो वायुमंडल है वो इन दो गैसों से मिलकर बना है, ठीक है। जो वर्तमान वायुमंडल है उसके विकास की हमें तीन अवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब ये जो पहली अवस्था है इसके अंदर क्या होता है, सौर पवन के कारण जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो पृथ्वी से दूर हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या होता है, यहाँ पर सौर पवनें आने लगती हैं, ठीक है, वायु का निर्माण होने लगता है, हवा आने लगती है, इसकी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं जो काफी ज्यादा हल्की होती हैं तो वो पृथ्वी से दूर जाने लगती हैं। इसके बाद में जो स्टेज सेकंड आती है वो आने लगती है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी के ठंडा होने वह विभेदन के दौरान, यानी कि जिसमें हल्के और जो भारी पदार्थ थे वो उनके बीच में अंतर शुरू हो गया था। जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र में जाते चले गए और जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आने लगे, ठीक है। इसी के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी जो गैसें थी, ठीक है, जलवाष्प थे वो बाहर आने लगे थे, जिसको गैस उत्सर्जन की जो प्रक्रिया थी उसके नाम से जाना जाता है। यानी कि गैस उत्सर्जन की जो प्रक्रिया थी उसमें क्या था, पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी जो गैसें थी, जलवाष्प थे, वो बाहर निकलने लगे, जिसकी वजह से जो वायुमंडल है उसका निर्माण हुआ है। अब यहाँ से जो तीसरी अवस्था है वो स्टार्ट होती है। यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी पर लगातार जो ज्वालामुखी विस्फोट थे
वो होने लगे थे, जिसकी वजह से जो वाष्प और जो गैसें थी वो बढ़ने लगी थी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से जो गैसें थी वायुमंडल में आने लगी थी। और उसी का एक साधन था, जो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे उसकी वजह से भी जो वाष्प थी, गैसें थी, वो पृथ्वी पर जो सतह थी उस पर आने लगी थी, और यही जो गैसें थी ऊपर उठकर वायुमंडल में इकट्ठी होने लगी थी, और वहां से आज का जो वायुमंडल हमें देखने को मिलता है उसका निर्माण होता है। यह जल वाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई, जिससे पृथ्वी पर महासागर का निर्माण होता है। यानी कि जो जल वाष्प जो पृथ्वी के अंदर से निकलकर आ रहा था, ठीक है, वो ऊपर जाकर इकट्ठा हो गया, संघनित हो गया, ठीक है, और वहां से बादलों का निर्माण होता है, वर्षा होती है। तो अब लगातार वर्षा होती रहती है, जिसकी वजह से जो महासागर थे वो बनते हैं, और पृथ्वी पर हमें कई सारे गड्ढे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पर अंतरिक्ष से आकर काफी ज्यादा गड्ढे आते हैं, काफी ज्यादा बड़े पत्थर आते हैं और पृथ्वी पर गड्ढा करते हैं, और उन्हीं में जब बारिश हुई थी पानी भर गया था, और वहां से महासागरों का निर्माण होता है। और जब महासागरों का निर्माण होता है वहां से जीवन के जो विकास था उसकी संभावनाएं विकसित होती हैं। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों में बने थे। यानी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उसके 50 करोड़ सालों के अंदर में जो भी महासागर हमें देखने को मिलते हैं उसका निर्माण हुआ था। लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई थी। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया आई थी जिसमें जो हरे पौधे थे वो अपना जो भोजन था वो स्वयं बना सकते थे। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस था उसका निर्माण हो गया था। लंबे समय तक जीवन केवल महाद्वीपों तक सीमित रहा था, यानी कि जो जीवन था उसके विकास हुआ था वो महासागरों के अंदर हुआ था। तो जो जीवन था वो सिर्फ और सिर्फ महासागरों तक ही सीमित रहा था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी, ठीक है, हुई थी। ये किसकी देन थी? वो महासागरों की देन थी। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आई थी, और जीवन की जो संभावनाएं थी, कुछ जो पॉसिबिलिटीज थी वो महासागरों में स्टार्ट हो गई थी। और जो पॉसिबिलिटीज आई थी जिसमें कवक, जो शैवाल थे, उनका निर्माण हुआ था, और उन्हीं ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन थी उसको उस ऑक्सीजन का जो लेवल था उसको बढ़ाने की शुरुआत कर दी थी। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन थी वो बढ़ने लगी थी, और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान था वो महासागरों का था। अब हम बात करते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति का जो अंतिम चरण है वो है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है, उसका विकास किस तरीके से हुआ उसको समझना पड़ेगा हमें। तो पृथ्वी का आरंभिक जो वायुमंडल था जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं पृथ्वी जो कैसी थी, वीरान थी, तो बहुत ज्यादा गर्म थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चट्टाने थी, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन का विकास हो सके, ठीक है। आधुनिक जो वैज्ञानिक है जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको बताते हैं, और केमिकल रिएक्शन की वजह से ही यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है उस पर जीवन की उत्पत्ति होती है। अब इसमें सबसे पहले बात की जाती है एक जटिल जैव अणु की, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सबसे पहले बना था, और उनका समूहन होता है, और वहीं से जीवन की उत्पत्ति होती है, वो हमें देखने को मिलती है। और ये जो ग्रुप बना था वो एक ऐसा ग्रुप बना था, अगर वो नष्ट हो जाए तो वो अपने आप को पुनः बना सकता था, यानी कि जो इनके अंदर रिप्रोडक्शन का सिस्टम था वो ऑटोमेटिक था, ठीक है, ये अपने आप को पुनः बनाने में सक्षम थे, और जो निर्जीव पदार्थ थे उसको जीवित तत्व में ये जितने भी अणु थे, ठीक है, जो ग्रुप था वो परिवर्तित कर सकता था। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह जो हैं, चिन्ह जो हमें अलग देखने को मिलते हैं वो अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म है उनके रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनके रूप में हमें ये प्राप्त होते हैं। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की जो शैवाल, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसकी संरचना से मिलती जुलती है। यानी कि भूर्ग जो हमें सूक्ष्मदर्शी संरचना पहले के टाइम पर देखने को मिलती है जहां से जीवन की स्टार्टिंग होती है, वो हमें आज की जो जो हम शैवाल देखते हैं उसकी संरचना से मिलती जुलती हमें देखने को मिलती है। इसलिए हम कहते हैं आज का जो मानव है उसकी जो उत्पत्ति है वो शैवाल से होती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी, यानी कि शैवाल के ही पूर्वजों की वजह से आज के टाइम पर जो मनुष्य है वो हमें देखने को मिलता है, उसी की वजह से पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी स्टार्टिंग होती है। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था, ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन था, लाइफ था, उसका विकास कब हुआ था, उसका डेवलपमेंट कब शुरू हुआ था? 380 करोड़ वर्ष पहले। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपकी बुक 2 का जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, भारत की जो आंतरिक संरचना उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो उस हमारी जो बुक 2 का सेकंड चैप्टर है उस पर रहने वाला है।